Hello viewers, welcome back to my YouTube channel Commerce Point MD. I hope you all are well. In my last videos, I have already covered the management principles given by Henry Fayol. Some of the principles I have already discussed the unity of command, unity of direction, authority, responsibility, discipline, subordination of individual interest to general interest. तो आज मैं और कुछ नया टॉपिक्स डिस्कस करूंगा रिलेटिंग टू द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स गिवन बाय हेनरी फेयर. टॉपिक है फेयर रिम्यूनरेशन टू वर्कर्स. ये क्या है फेयर रिम्यूनरेशन टू वर्कर्स प्रिंसिपल? According to this principle, employees of the organization must be paid fairly or adequately to give them satisfaction, maximum satisfaction. तो ये प्रिंसिपल हेनरी फेयोल ने दिया है और कहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का जो एम्प्लॉइज है, वर्कर्स है, उनको फेयर रिम्यूनरेशन मिलना चाहिए. फेयर रिम्यूनरेशन का मतलब है वो जितना मेहनत कर रहे हैं उनको उतना ही तनख्वाह और सैलरी और वेजेस उनको मिलना चाहिए. ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं मिलना चाहिए उनको. ठीक है. और जिस रेट पे मार्केट में चल रहा है उनका सैलरीज जो स्टैंडर्ड रेट चल रहा है उस स्टैंडर्ड रेट पे उन लोगों का सैलरी और वेजेस फिक्स करना चाहिए. ठीक है. क्योंकि ऐसा मिलने से वो मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने वर्क के ऊपर सेटिस्फेक्शन रहेंगे, अपने जॉब के ऊपर सेटिस्फेक्शन रहेंगे. अगर वो अपने जॉब के ऊपर सेटिस्फेक्शन रहेंगे वो एक ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से अच्छा रिजल्ट लाके देंगे. ठीक है. तो ये प्रिंसिपल दिया है हेनरी फेयोल ने और एक मैनेजर्स को ये प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए. ठीक है. तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन एक साइड में है और उसका सैलरी और वेजेस दूसरा साइड में है. आप इस पिक्चर में देख सकते हो ये दोनों जो है ये क्या होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. ठीक है. अगर उनको फेयर रिम्यूनरेशन नहीं मिलेगा तो वो अपने जो लाइफ का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को क्या नहीं कर सकते, चला नहीं सकते, अपने लिविंग स्टैंडर्ड पे मेंटेन नहीं कर रख सकते और क्या होगा वो उस जॉब को छोड़कर दूसरे एक जॉब में चला जाएंगे, इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर दूसरे एक ऑर्गेनाइजेशन में चला जाएंगे. ठीक है. तो अगर इस प्रिंसिपल का फॉलो होता है तो क्या होगा, एम्प्लॉइज गेट मोटिवेटेड, एम्प्लॉइज मोटिवेट होंगे और मोटिवेट होंगे ऑर्गेनाइजेशन पे कमिटमेंट होके ज्यादा से ज्यादा अपने परफॉर्मेंस को, अपने वर्क को अपने दिल से उस काम को करेंगे. ठीक है. डिवोशन एंड कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज इंप्रूवमेंट, और एम्प्लॉइज का इंप्रूवमेंट भी होगा. ठीक है. दिल से अपने काम को करेंगे. कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल, अगर इस प्रिंसिपल को वायलेट करते हैं मैनेजर तो क्या होगा, इंक्रीज इन एम्प्लॉइज टर्नओवर. इंक्रीज इन एम्प्लॉइज टर्नओवर का मतलब है एक एम्प्लॉई काम में नहीं आएगा, रोज रोज काम में नहीं आएगा, वो बंद कर देगा ऑर्गेनाइजेशन में काम में आने का, क्योंकि उसको मैक्सिमम रिम्यूनरेशन नहीं मिल रहा है जैसा मिलना चाहिए था. वो वर्क में सेटिस्फाइड नहीं रहेगा, डिससेटिस्फाइड रहेगा और अपने काम करने के लिए वो मोटिवेट नहीं महसूस करेगा और अपने काम का जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस भी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा. तो ये बात ध्यान में रखना है मैनेजर्स को जब एम्प्लॉय को सैलरी को देते समय. ठीक है. अगर अच्छा सैलरी नहीं मिलेगा तो एक एम्प्लॉय डिससेटिस्फाई होगा और अगर वो डिससेटिस्फाई होगा तो ऑर्गेनाइजेशन में अपने दिल लगा के, अपने मन लगा के अपने जो परफॉर्मेंस है परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे सकता है. ठीक है. तो इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन में आप जो भी एम्प्लॉइज रखे हो उनको फेयर रिम्यूनरेशन देना चाहिए. जैसे मार्केट में चल रहा है उसको अगर आप फेयर रिम्यूनरेशन देंगे तो अपने लाइफ को वो अच्छी तरह से क्या कर सकता है, कटा सकता है और अपने लाइफ को एक स्टैंडर्ड लाइफ होकर जी सकता है. ठीक है. तो इसीलिए ये प्रिंसिपल बहुत से इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट प्रिंसिपल हम लोग का है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. तो सेंट्रलाइजेशन क्या है? तो सेंट्रलाइजेशन refers to the concentration of authority. अथॉरिटी का मतलब है पावर इन फ्यू हैंड एट टॉप लेवल. इट मींस जब एक ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी जो चीज है, इट मींस पावर, जब टॉप लेवल के कुछ फ्यू हैंड्स के पास होगा अथॉरिटी, इट मींस गुने चिने कोई 4-5 मेंबर के पास, टॉप लेवल मेंबर के पास, पर्सन के पास जब अथॉरिटी होगा उस टाइम
हम बोल सकते हैं इट्स सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन जब एक ऑर्गेनाइजेशन में पावर 2, 3, 4, 5 और इन फ्यू हैंड्स के पर्सन के पास अथॉरिटी होगा, पावर रहेगा, तब हम उसको उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। और दूसरा है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है उस पावर एक आदमी के पास, दो आदमी के पास, तीन आदमी के पास, इट मींस टॉप लेवल के फ्यू आदमी के पास नहीं रह के ऑर्गेनाइजेशन में जितना लेवल्स है, टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, लोअर लेवल है, उन सब लेवल में उस पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो फेवल क्या बोलता है उस बारे में? तो जब पावर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एट ए डिफरेंट लेवल, उसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन मींस पावर इन फ्यू हैंड एंड डिसेंट्रलाइजेशन मतलब है पावर इन ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फ्यूल देयर मस्ट नॉट बी ए कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन or centralized or completely decentralized, but there must be a combination of both depending upon the size of the organization। तो फेल ये बता रहा है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में पूरा ऑर्गेनाइजेशन पूरा सेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए और सेंट्रलाइजेशन में नहीं रहना चाहिए और पूरा डिसेंट्रलाइजेशन में भी नहीं रहना चाहिए। अगर पूरा सेंट्रलाइजेशन में रहेगा तो ऑर्गेनाइजेशन पूरा स्ट्रिक्ट रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन में जो लोअर लेवल वर्कर्स रहेंगे और मिडिल लेवल टॉप लेवल्स में जब वर्कर्स रहेंगे, एम्प्लॉइज रहेंगे, वो अपने वर्ड्स को इजीली कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इजीली डिसीजन नहीं ले पाएंगे, तो इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन भी रहना है। इट मींस पावर सबके पास भी रहना है। ठीक है, लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन छोटा साइज का है तो क्या होगा, उस टाइम में ऑर्गेनाइजेशन का जो पावर है उस पावर को फ्यू हैंड में रहने से अच्छा है। ठीक है, और अगर ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा है तो उस पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है एट द वेरियस लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू। तो फेवल ये बता रहा है कि अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट, अगर इस सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का प्रिंसिपल फॉलो होता है ऑर्गेनाइजेशन में क्या फायदा हो, क्या होगा? बेनिफिट्स ऑफ बोथ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये बोथ एक ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइज रहेगा और डिसेंट्रलाइज उनका जब कंप्लीटली कॉम्बिनेशन में रहेगा, देन एक ऑर्गेनाइजेशन में फायदा झेल सकता है। ठीक है, कुछ डिसीजन भी हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन का साइज अगर छोटा है और ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा है, अगर सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज प्रिंसिपल दोनों का इस्तेमाल किया जाता है तो क्विक डिसीजन मेकिंग का काम कर सकता है ये। नेक्स्ट, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल। अगर उस प्रिंसिपल को अगर हम वायलेट करेंगे, देन रीजन फॉर कंफ्यूजन, एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज के माइंड में कंफ्यूजन आ जाएंगे और कंफ्यूजन आ जाएगा। ठीक है, और मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, और अथॉरिटी की का भी मिसयूज हो सकता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन छोटा है और एम्प्लॉइज के पास, लोअर लेवल एम्प्लॉइज के पास पावर है, वो क्या कर सकते हैं, उस अथॉरिटी को, पावर को मिसयूज कर सकते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं सेंट्रलाइजेशन का मतलब है पावर इन फ्यू हैंड और पावर इन सिंगल हैंड। ये जो सर्कल में ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोल रहे हैं पावर। ठीक है, सब उस पावर के अंडर में कंट्रोल में है। और डिसेंट्रलाइजेशन में देखिए कोई एक पावर के पास कंट्रोल में नहीं है, सब अपना अपना बॉस के पावर में कंट्रोल है। देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। ठीक है, ये है डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट प्रिंसिपल हम लोग का क्या देख लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन मींस लाइन ऑफ अथॉरिटी और चेन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोअर रैंक। ये मतलब क्या है? हम लोग जानते हैं ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल है, टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, लोअर लेवल है। अगर आप लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं, प्लीज मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और एचएस सेकेंड ईयर में बिजनेस स्टडीज जो प्लेलिस्ट में, उसमें लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का टॉपिक डिस्कस किया गया है, आप प्लीज उस टॉपिक को देख लीजिए। तो अभी मैं उस टॉपिक को डिस्कस नहीं करने वाला, बट थोड़ा सा मैं बताऊंगा। एक ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल बोलते हैं, और हम उसको बॉटम लेवल भी बोल सकते हैं। ठीक है, टॉप लेवल पॉलिसी फ्रेम करता है, पॉलिसी फ्रेम करके उसको मिडिल लेवल में ट्रांसफर करते हैं, और इस मिडिल लेवल उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट पर। ठीक है, तो स्केलर चेन हेल्प करता है उस कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्डर को, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के कमांड को
जो स्टेप बाय स्टेप चेन वे से एक ऑर्गेनाइजेशन का जो अथॉरिटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको एक चेन वे से पहुंचाया जाए एक लेवल से दूसरा लेवल तक। सपोज टॉप लेवल मीन्स मान लो ए ने पॉलिसी फ्रेम किया है, वो क्या कर सकता है, डायरेक्टली एन को कुछ नहीं, पॉलिसी डायरेक्टली सेंड नहीं कर सकता है। उसको क्या करना पड़ेगा, पहले उस पॉलिसी को एल को देना पड़ेगा, देन एल क्या करेगा, उसको एम को देगा, देन एम एन को देगा, और एन लास्ट में ओ को देगा। ठीक है, तो इसी तरह से एक चेन वे से इस अथॉरिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी का और भी कोई भी इंफॉर्मेशन का ऐसा फ्लो होता है। ठीक है, और जब ये वो उस काम को कर लेगा, देन वो क्या करेगा, ई को बताएगा, ई डी को बताएगा, सी को बताएगा, सी बी को बताएगा, और बी फिर ए को बताएगा। ये जो चेन है, चेन ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, उसी चेन को हम बोलते हैं स्केलर चेन। तो फेयोल क्या बताता है, द चेन मस्ट बी फॉलो स्ट्रिक्टली इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो चेन है, उस चेन को, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन का जो चेन है, उस चेन को मैंने इस चेंज को मेंटेन करके रखना है, स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। एवरी ऑर्गेनाइजेशन, एवरी इंफॉर्मेशन मस्ट पास थ्रू एवरी की ऑफ चेन। ये इसको हम लोग की बोल रहे हैं, एल एम जो ब्लैक पॉइंट है ना, उसको हम की बोल रहे हैं। उस की को टच करके इंफॉर्मेशन फ्लो होना चाहिए, ऐसा नहीं जंप करके इंफॉर्मेशन फ्लो होना चाहिए। ठीक है, नो स्किपिंग ऑफ एनी वन की शुड बी अलाउड। अगर आप उस एक ही की को आप स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसा करके एक ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन को फ्लो होना चाहिए। तो अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो क्या होगा, तो इमरजेंसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली जाम करके इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर सकता है। उस ब्रेकिंग ऑफ चेन जो प्रोसेस है, उसको हम बोलते हैं गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक कैन बी क्रिएटेड और मे बी क्रिएटेड बाय पासिंग the established line of authority to facilitate quick communication। ऑर्गेनाइजेशन में अगर क्विक कम्युनिकेशन का अगर दरकार पड़ जाए और काम आ जाए, तो हम उस चेन को नहीं फॉलो करके डायरेक्टली हम कम्युनिकेट कर सकते हैं कोई भी पोजीशन में। ठीक है, उसको हम बोलते हैं गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट इज गैंग प्लैंक, और व्हेन द गैंग प्लैंक कैन बी डन, ये क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, अगर उस स्केलर चेन प्रिंसिपल का अगर फॉलो होता है तो क्या होता है, सिस्टमेटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑर्गेनाइजेशन का जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन सिस्टमेटिकली फ्लो होगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्विक इंफॉर्मेशन तो गैंग प्लैंक, और अगर कोई भी इंफॉर्मेशन अगर जल्द से जल्द पहुंचाना है तो हम लोग गैंग प्लैंक करके उस इंफॉर्मेशन को जल्दी से जल्दी पहुंचा सकते हैं। अगर हम उस प्रिंसिपल को नहीं फॉलो करते तो क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, अगर हम उस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहे तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। एंड नो क्लैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी रिलेशनशिप। अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी का जो रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को कोई क्लैरिटी नहीं रहेगा। ठीक है, इसीलिए स्केलर चेन प्रिंसिपल एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक मैनेजर्स को इस प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए। चलो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब है, इसमें इस जगह पे ऑर्डर का मतलब डजंट मीन द कमांड और अथॉरिटी। यहाँ पर ऑर्डर का मतलब है हर चीज का, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी चीज है, अगर रिसोर्स है, अगर रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, आदमी भी हो सकते हैं, कोई भी चीज हो सकता है, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो भी रिसोर्सेज है और भी पर्सन है, उन पर्सन्स का, रिसोर्स का अपना एक जगह होना चाहिए, और उस जगह पे उन लोगों को, उस जगह पे उन रिसोर्सेस को और उन लोगों को आपको प्लेस करना है। ठीक है, फिक्स प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में जो मटेरियल्स है, सपोज मान लो मटेरियल्स है, उन मटेरियल्स को एक फिक्स जगह पर, आप लोग देख सकते हैं इस पिक्चर में बताया गया है कि ये जो रेड डायरी है, इस रेड डायरी को रेड बॉक्स में डाला गया है, ऑरेंज डायरी को ऑरेंज बॉक्स में डाला गया है, येलो डायरी को येलो बॉक्स में डाला गया है, और ग्रीन डायरी को ग्रीन बॉक्स में डाला गया है, और ब्लू डायरी को एक ब्लू डायरी में, ब्लू बॉक्स में रखा गया है। तो इसका मतलब क्या निकला, अगर कोई आदमी को रेड डायरी चाहिए,
वो सब बॉक्स में नहीं ढूंढ के वो डायरेक्टली रेड बॉक्स में जाके उस रेड डायरी को ला सकता है। तो उसमें अगर उस डायरेक्टली उस प्लेस में जाके उस डायरी को अगर मिल सकता है उसे, देन उसको क्या होगा, टाइम सेविंग हो जाएगा। तो यूनिटी और प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर ये बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी चीज है उन चीज का एक फिक्स प्लेस होना चाहिए रखने के लिए। अगर मटेरियल है, उस मटेरियल का एक फिक्स प्लेस है उस मटेरियल को रखने के लिए। अगर अगर आप कोई ऑफिसर है, उस ऑफिसर का एक फिक्स्ड ऑफिस होना चाहिए, एक फिक्स्ड केबिन रहना चाहिए उस ऑफिसर को, उस पर्सन को बैठने के लिए। ठीक है, अगर कोई भी मान लो एक आउटसाइड से एक पर्सन आए उस ऑफिसर से मिलने के लिए, तो उसको ढूंढने में उसको टाइम ज्यादा स्पेंड नहीं हो सके, इसीलिए उसको डायरेक्टली अपने उसके केबिन में जाके उसको ढूंढ के वो काम को कर सके। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि refers to the orderly arrangement of man and the material, that is fixed place for everything and everyone in the organization। सब चीज का एक फिक्स होना चाहिए, इधर रिसोर्सेज का भी हो, मैन का भी हो। देयर मस्ट बी a fixed place to keep every material and things used in the organization। ठीक है, सब चीज का। आपका एक चौकीदार हो, उस चौकीदार का भी एक प्लेस होना चाहिए। अगर कोई भी पर्सन का उस चौकीदार से मिलना है, उस प्लेस में जाके उसको मिल सके, उसका टाइम ना वेस्ट हो, उसको डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सके। ठीक है, अगर उसको कोई फिक्स प्लेस नहीं रहेगा तो उसको डायरेक्टली जाके कोई भी कम्युनिकेट नहीं कर सकता, इसीलिए उसका एक फिक्स प्लेस रहना चाहिए। और कोई भी पर्सन को उस चौकीदार से काम है, वो डायरेक्टली जाके उस चौकीदार से मिल सकता है, उसका टाइम नहीं वेस्ट हो सके। ठीक है, और जल्दी जल्दी जो काम है काम को पूरा कर सके, इसीलिए उसका फिक्स प्लेस रहेगा तो उसको डायरेक्टली जाके हम मिल सकते हैं। अगर फिक्स प्लेस नहीं रहेगा उसको हम डायरेक्टली जाके नहीं मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल ये बताता है कि सब चीज का एक फिक्स प्लेस होना चाहिए, और फिक्स प्लेस अगर रहेगा तो ऑर्गेनाइजेशन का जो टाइम है, टाइम सेविंग हो जाएगा। पॉजिटिव इफेक्ट क्या है इस प्रिंसिपल का? नो वेस्टेज ऑफ टाइम इन सर्चिंग ऑफ मैन और मटेरियल। अगर इस प्रिंसिपल का फॉलो होता है तो टाइम वेस्ट नहीं होगा उस मटेरियल को ढूंढने में और मैन को ढूंढने में, बिकॉज जो मटेरियल है उसका अपना फिक्स प्लेस है, उसमें उस जगह पे जाएंगे, मटेरियल को मिल जाएगा। अगर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर फॉलो किया जाता है, अगर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर नहीं फॉलो होता है, मटेरियल किस दिन इधर पड़ा रहेगा, कुछ दिन उधर पड़ा रहेगा, जो मटेरियल को काम में लगाने में बहुत दिक्कत हो जाएगा, तो मटेरियल ढूंढते ढूंढते सारा टाइम खत्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, स्मूथ एंड सिस्टमेटिक वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन में इजीली, स्मूथली, सिस्टमेटिकली काम पूरा होते चला जाएगा। अगर उस प्रिंसिपल को वायलेट किया जाता है, वेस्टेज ऑफ टाइम, एनर्जी इन सर्चिंग ऑफ मैन एंड मटेरियल, अभी मैंने डिस्कस किया है। अगर सिस्टमेटिकली ऑर्डरली प्लेस नहीं किया गया, क्या होगा? वेस्टेज ऑफ टाइम, ढूंढते ढूंढते टाइम जाएगा, एनर्जी भी जाएगा उस मटेरियल को और मैन को। नॉट एबल टू कॉन्ट्रैक्ट द पीपल एट द राइट टाइम, राइट टाइम में उस पर्सन से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था हम लोग का 4 प्रिंसिपल्स, आज का 4 प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और न्यू 4 प्रिंसिपल हमको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।